नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि अब तक परसेंटेज की 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है परसेंटेज पार्ट 8। अब तक जो क्वेश्चन कराए गए थे वो सब आप लोग ने अच्छे से लगाए, उसमें कोई भी कमेंट ऐसा नहीं आया कि सर समझ में नहीं आया, आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, लैंग्वेज गलत है, कुछ भी ऐसा अब तक कमेंट नहीं आया। अब जो सवाल है वो पिछले क्लास मैंने जहाँ पे एंड की थी उसी से रिलेटेड आगे सवाल मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं पिछली क्लास एंड की गई थी वो वर्ग के सवाल पे की गई थी कि वर्ग में भुजा में बढ़ोतरी या कटौती कर दी जाए या फिर क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दी जाए तो क्या असर पड़ेगा। वैसे ही सवाल मैं लेकर आया हूँ आज के भी। पहले कुछ सवाल मैं उसी से रिलेटेड कराऊंगा, बाद में टाइप चेंज कर दूंगा। जब टाइप चेंज होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके में आपको दे सकूं, बहुत ही प्यार से समझा सकूं। एवरेज की क्लास आपने देखी होगी कि कितनी मेहनत से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, समझाई। ठीक, कोई भी डाउट अब तक आपको नहीं हुआ होगा। और एक बात जो मेरा ये ठीक है बोलना, ये आप नज़रअंदाज करिए, क्योंकि कई लोगों की कुछ ना कुछ एक ऐसी हैबिट होती है जो वर्ड वो बार बार रिपीट करते हैं। तो ये ठीक जो है वैसा ही एक आदत है, हैबिट है बोलना, बाकी कुछ नहीं। एक वृत्त की त्रिज्या में कई जगह मैं ठीक वहाँ पे भी बोल देता हूँ जहाँ ठीक लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हैबिट, ठीक, देखिए है हैबिट की बात है। एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। है कोई मेरा स्टूडेंट जो बता सके कि एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 40% की कमी का मतलब है 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100। अब कमी हो रही है तो 5 में कितने की कमी होगी, 2 की। आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी त्रिज्या में कमी हो रही है। तो पहले r कितना था, 5 था, और अब r कितना है, 5 में 2 की कमी, यानी कि r अब कितना है बच्चों, 3 है। ठीक, जब फॉर्मूला आप लगाएंगे πr², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9। कितना कम हो गया बच्चों, 16 कम हो गया। कितना कम हुआ, 16, 16 9 25। तो 16 की कमी आ गई कितने से, 25 से, गुणे 100, 25 चौका 100, 16 64% आंसर कि कितने की कमी हुई, 64% की। नोट करिए सवाल को। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका क्षेत्रफल में कितने की कमी आ गई, 64% की कमी आ गई। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे जो आपको लगता है कि एक बार में निकल आएंगे, लेकिन कभी कभार ये नहीं निकलते हैं। आप लोग फिर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जिन बच्चों को कुछ क्वेश्चन में कमी, जिन बच्चों को किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही है वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। 91695286 देखा 42। इसको कहते हैं दिमाग कहीं और लगा होना और हाथ कहीं और चलना। कई बार हो जाता है दिमाग का लगा है कि अगला क्वेश्चन जल्द से जल्द कराया जाए, सीजीएल सर पे है एकदम, जुलाई में पेपर होने वाला है तो कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, यही दिमाग में चलता रहता है हमेशा। और बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स दी जाए, बेस्ट से बेस्ट मेथड दिए जाए ताकि वो लोग पढ़ सकें अच्छे से। 9169528642। इस पर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो किसी भी सवाल में वो पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकता है, लेकिन केवल क्या करिएगा, क्वेश्चन ही भेजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, बाकी आप लोग फॉलो करिए। फेसबुक पे भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, ट्विटर पे भी मैं हूँ, तो हर जगह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, आप लोग फॉलो करिए। या फिर अबाउट में जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को।
हो सकता है आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे, वो नॉइज अब पंखे की है क्योंकि पसीना बहुत बह रहा है, पंखा चलाना मजबूरी हो गई है, गर्मी बहुत आ गई है। देखिए सवाल को, किसी आयत की लंबाई में, आयत आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके चौड़ाई में कितने % की वृद्धि या फिर कमी करनी पड़ेगी। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते जा रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व कर देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लंबाई में 20% की वृद्धि का मतलब है 1/5, 5 में 1 की वृद्धि, यानी कि पहले लंबाई अगर 5 थी तो अब क्या है 6 है। कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइए। और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, L × B होता है। तो क्षेत्रफल में 80% की वृद्धि हो रही। क्षेत्रफल अगर पहले 100 था तो अब कितना है 180, ठीक, पूरा 100 मानिए। क्षेत्रफल 80% की वृद्धि हो रही है, पहले 100 था तो अब कितना हो रहा होगा 180, उसको पूरा लीजिए। 20 × 80, 20 × 5 100, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि 5 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो 5 1 नहीं ले सकते, यानी कि चौड़ाई 1 नहीं लेगा। अब उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि या कमी करनी होगी। आप जानते हैं कि लंबाई पहले क्या थी 5 थी, अब लंबाई कितनी है 6। वृत्त हमें नहीं पता है, चौड़ाई हमें क्या है नहीं पता है कितने। आप जानते हैं कि यहाँ पे चौड़ाई कितनी रही होगी, तो 5 दूना 10 20 रही होगी, ठीक। यहाँ पे कितनी रही होगी, तो आप जानते हैं कि 30 रही होगी। कितनी रही होगी 30, ठीक। इसको अगर छोटा कर लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है 20 × 80, 20 × 5 100, 5 में 4 की कमी 9 की नहीं होता, ठीक। तो यही है, तो वृत्त क्या हुई 20 से क्या हो गई 30 हो गई। चौड़ाई में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई, तो वृत्त पहले 20 रही होगी और अब कितनी हो गई 30, तो 10 की वृद्धि हो गई कितने से 20 से, गुणे 100, तुलना हमेशा पहले वाली वैल्यू से करते हैं। 20 × 5 100, तो 50% की क्या हो गई वृद्धि हो गई दोस्तों, वृद्धि। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। एरो में हमेशा बढ़ोतरी या जो कमी होती है उसके लिए हमेशा एरो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 50% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का 50% का। नोट कर लीजिए सवाल को, बहुत ही सरल सवाल लेकिन एसएससी के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। ऐसे सवाल छोटे मोटे 1 ना 2 सवाल आ जाते हैं एसएससी में किसी भी चैप्टर से। तो वो चैप्टर मान लीजिए परसेंटेज ही था और यहाँ पे क्या आया, ऐसे सवाल आ गए, तो आप लोग हल करिए भाई, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। बहुत प्यार से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाया जाए, जो भी सवाल हैं जो भी उनके मेथड हैं। बिल्कुल जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी तब करेंगे जब सेम टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इतनी तेज़ी से आपको पढ़ाएंगे कि हो सकता है आप क्वेश्चन भी ना नोट कर पाएँ और मैं यहाँ पे आंसर लिख के चला जाऊँ। आपको फिर धड़ाधड़ केवल स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी बस। ऐसे तो मैं कहता हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी नोट करिए और उसका सॉल्यूशन भी। अभी देखिएगा स्पीड, जैसे नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे चैप्टर जब शुरू होंगे तब आपको पता चलेगा असली हकीकत क्या है। अभी तो जितने मज़े करने हैं कर लीजिए कि हाँ अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, सर समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। इसको धीरे समझाने नहीं कहते, इसको कहते हैं कि बच्चे के माइंड से पूरा एकदम ऐसा निचोड़ बना देना कि वो घोल के पी जाए। ऐसे मेथड मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे तरीक़ों से मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्यार से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, घोल के पी जाए वो तरीका एकदम है। यहाँ देखें, पेपर में देखें, फिर सीधे एवरेज में देख लीजिए, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन में देख लीजिए, परसेंटेज में देख लीजिए, चाहे जो नंबर सिस्टम का जो अलग एक सेगमेंट शुरू हुआ है उसमें देख लीजिए। सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल रही।
मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि एसएससी इतनी जल्दी नोटिफिकेशन भेज देगा, एकदम अचानक ही फेंक देगा। लो बच्चों, ये रहा नोटिफिकेशन, ऐश करो जाके, ऐसा उसने कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यूबॉइड, आप जानते हैं क्यूबॉइड कैसे बनता है, दो रेक्टेंगल से मिलके क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। बहुत सरल होता है क्यूबॉइड बनाना, आपको बना के दिखा देते हैं। ये एक आयतन, ये दो आयतन, इनको मिला दीजिए, क्यूबॉइड बाबू तैयार। क्या तैयार, क्यूबॉइड बाबू तैयार हो गए। ठीक, जब समझाएंगे क्यूबॉइड को, आपको ऐसे प्यार से और इतने अच्छे तरीके समझाएंगे कि आप कहेंगे कि क्यूबॉइड को भी इतने अच्छे तरीके से समझा जा सकता है क्या। ऐसे ऐसे मेथड हैं। ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में लोगों को इतनी कन्फ्यूजन होती है, इनकी इतनी कन्फ्यूजन होती है, उसको एकदम समझ लीजिए 3D शेप में आपको बताएंगे। देखिएगा, इतने मज़े से मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा कि किसी ने सोची ना होगी। उसको छोड़ के यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लंबाई में बोल रहा है 10% की वृद्धि कर दीजिए, तो 10 से क्या हो गई लंबाई, 11 हो गई, LBH। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, LBH होता है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, LBH क्यूबॉइड का। ठीक, तो चौड़ाई यानी ब्रेथ में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। 1/5 क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो पहले अगर 5 थी तो अब साथियों कितनी है, 4। ठीक, ऊंचाई में 30% की वृद्धि, यहाँ पे L लिख दिया मैंने, सॉरी। हाइट में इंक ज़्यादा हो गई लग रहा है, देखिए हाइट में 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हाइट कितनी थी पहले, 10 थी, अब कितनी हो गई, 13 हो गई। वॉल्यूम बराबर LBH, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, ये 13 चौक 52, 572 हो जाएगा। 13 चौक 52, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 2 57। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे आप देखिए कि कितने की वृद्धि हुई, 72 की, कितने से, 500 से। परसेंटेज का मान निकालने के लिए गुणा 100, 14 पंजे 70, 5 चौक 20, 14.4% क्या आया, इस सवाल का आंसर आया 14.4 वृद्धि, इंक्रीमेंट हो गया। क्षेत्रफल में 14.4 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। पूछा गया था तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि 14.4% की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। समझ में आया क्या, कोई भी दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, पिन कर दीजिए आप लोग कमेंट अपना, मैं देख लूँगा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ। जो अननेसेसरी कमेंट होते हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, कईयों के कमेंट मैंने डिलीट भी किए हैं। जब भी प्रीमियर होता है तो कई बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं अननेसेसरी एकदम, चेहरा ठीक करिए, वीडियो काली है, आप गोरे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को एकदम नज़रअंदाज करके आप मेहनत पे ध्यान दीजिए कि मैं आपको 100% अपने एफ़र्ट दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप उसी 100% एफ़र्ट से अपनी मेहनत करके आप पढ़िए, बस। बाकी सब मोहमाया है, किसी पे भी ध्यान मत दीजिए, ना किसी की बातें सुनिए, ना ही किसी के रंग रूप पे ध्यान दीजिए, ना ही अपने बॉडी वगैरह पे ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं।
किसी की बातों को दिल पे ना लें, ठीक, किसी की बातों को दिल पे ना ले, दिमाग में ले, बाद में देखा जाएगा इनको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, किसी परीक्षा में पी क्यू से 20% कम, क्यू आर से 10% अधिक तथा आर एस से 30% कम अंक पाता है। यदि पी उस परीक्षा में 800 अंक में से 308 अंक पाता है तो एस कितना अंक प्राप्त किया होगा। देखिए दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले पी क्यू आर एस, एस को 100% अगर माने तो आर एस से 30% कम अंक प्राप्त किया, यानी ये 70 ही प्राप्त किया। 100 में से 30% घटा देंगे, कितना आ जाएगा 70। क्यू आर से 110 अधिक प्राप्त किया, तो 70 का जब हम 110 अधिक निकालेंगे तो ये 77 आ जाएगा, ठीक, 77। अब पी क्यू से 20% कम पाया, पी क्यू से 20% क्या हुआ, कम पाया। इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, मैं नहीं चाहता पॉइंट में निकालें आप। इसका मान हमें कितना दिया है, 308 दिया है पी का, ठीक। तो 20 चौके 100, 20 पंजे 100, 77 चौके 308, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 10। ये 4 से ये 4 कट गया, कितना आ गया, एक का मान 5 आ गया। हमें पूछा गया था एस कितना अंक प्राप्त किया, तो 100 गुणा 5, एक का मान 5, 100 का मान 5 में कितना हो जाएगा, 500। यही क्या है, सवाल का आंसर है। दूसरा तरीका यहीं पे देखिए फटाफट, कि पी क्यू से 20% कम अंक प्राप्त किया, पी क्यू आर एस, क्यू आर से 10% अधिक प्राप्त करता है, 110/100। आर एस से 30% कम प्राप्त करता है, ठीक। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गुणे x करके 308 के। क्यों, क्योंकि s का हमें क्या करना है, निकालना है। x का हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए 20 चौके 100, 20 पंजे 100, 11/10 आ जाएगा, ये 7/10 आ जाएगा। कुछ कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 सत्ते 77 चौके 308, x बराबर 55 25 पंजे 125 गुणे 4, कितना आ जाएगा, 100 गुणे 4 400, 25 चौके 100, 500 आ जाएगा। यही क्या है, सवाल का आंसर है। बहुत सारा ये सब कैलकुलेशन, इनमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ। और ख़ासकर तब जब अगर पॉइंट में आ रहा हो तो पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है, वो मान लिख लीजिए, उसकी वैल्यू लिख लीजिए। एक का मान 5 आया तो एस का पूछा गया था, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक। आपको मेरे एस और 5 में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, इसलिए एस को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक। नोट करिए सवाल को भी, बहुत ही अच्छा सवाल। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जल्दी से नोट कर लीजिए। किसी को डीमोटिवेशन फील हो रहा हो तो वो मेरे से बात कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9169528642 पे मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसे मोटिवेशन दूंगा। अपनी स्टोरी अगर मैं बता दूं तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर, आपने जो झेला है वो अभी तक हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में कितना कम है, मेरा गम फिर भी कम है, ठीक। मेरा गम तो सही में कम है, लेकिन जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ वैसी परिस्थिति आपको अगर मैं सुना दूँ तो आप कहेंगे वाह सर मोटिवेशन आ गया। लेकिन वो मोटिवेशन केवल 2 घंटे के लिए रहेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग अपने एक ऐसे एम को मोटिवेशन ही बनाइए जो आपको एम हो, उसी को पर्चे पर लिख लीजिए, या फिर पैसे को एम बनाइए। सिंपल सी बात है, और कोई एम ही नहीं दुनिया में उससे अच्छा। मैं नहीं समझता हूँ कि पैसे कमाने के अलावा और कोई एम है। कितना पैसा आपको कमाना है वो अमाउंट लिख लीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, बस उसी को ध्यान दीजिए कि यही मेरा एम है। बस सरकारी नौकरी पानी है, आप यहाँ लिख लीजिए SSC,
इनकम टैक्स ऑफिसर, जलवेदार नौकरी है। वरना तो कोई चीज़ आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकती। नो वन कैन मोटिवेट, यू आर द ओनली हु कैन मोटिवेट यू। खुद में ही आप खुद को ढूंढिए, आप मोटिवेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस खूबसूरत सवाल को। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल अंक का 25% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 40 अधिक अंक पाया। तो उस परीक्षा का उत्तीर्णांक परसेंटेज क्या है? परसेंटेज वैल्यू बतानी है हमें कि उस परीक्षा का क्या है। बताइए, लगा सकता है कोई? बहुत सरल है, बहुत सरल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बस आप लोग पढ़ते जाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि 40 ना रख के 50 ले लिए, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है? 50 नंबर का है। 50 नंबर, 100 नंबर का अगर पूरा पेपर है 50, उसमें क्या है? पासिंग मार्क्स है। और परसेंटेज मान जो हुआ वो भी कितना हुआ? 50% ही हुआ। कोई बच्चा 40 नंबर लाया, ठीक, या फिर 40% मार्क्स लेकर आया और 10 नंबर से वो फेल हो गया। कोई 40% लाया और 10 नंबर से वो फेल हो गया, ठीक। और कोई व्यक्ति 60% लेके आया और 10 नंबर वो क्या हुआ? ज़्यादा लेकर आया। वो 10 नंबर क्या हुआ? ज़्यादा लेकर आया। तो इसको पास होने के लिए ये फेल कितने से हो गया? इसको पासिंग मार्क्स के लिए 10 नंबर और चाहिए थे और इसको पासिंग मार्क्स यानी कि ये पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा ले आया, तो 10 नंबर कम कर देंगे इसमें और 10 नंबर इसमें क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। समझ में? जैसे मेरे मान लीजिए 50 मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए थे, लेकिन मैं 60 नंबर लेके आया, 10 नंबर मैं ज़्यादा लेके आया, तो टीचर क्या कहेगा कि पासिंग मार्क्स से इसके नंबर कितने ज़्यादा हैं? 10 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक। परसेंटेज में मान लीजिए 60% मेरे हैं, ठीक। तो पासिंग मार्क्स के लिए मेरे में से कितने घटाएंगे? तो वो कहेंगे तुम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा लाए हो, इसलिए तुम्हारे जो नंबर हैं 60%, उसमें अगर 10 नंबर मैं घटा दूं तो तुम्हारा पासिंग मार्क्स निकल आएगा। और जो व्यक्ति फेल हो गया है उसके परसेंटेज में अगर मैं जितने नंबर से वो फेल हुआ है उसको प्लस कर दूं तो वो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके। समझ में आया कि नहीं? बहुत सरल है, आप लोग खुद जानते हैं कि कोई अगर 10 नंबर से फेल हो रहा है तो उसके में 10 नंबर दे दो, वो पास हो जाएगा, सिंपल। तो वही है कि 25% नंबर से वो क्या हुआ? 25% अंक उसने प्राप्त किए और 60 अंकों से वो फेल हो गया, तो उसको पास होने के लिए 60 नंबर और चाहिए थे। प्लस करेंगे, फेल तो हुआ, फेल यानी माइनस हुआ, लेकिन पास हो जाता अगर उसको 60 नंबर और मिल जाते। साथ ही साथ कोई अन्य व्यक्ति उसने 50% अंक प्राप्त किए और प्राप्त उत्तीर्णांक से वो 40 नंबर अधिक पाया, तो 40 अगर इसके में घटा दें तो इसका उत्तीर्णांक और इसका उत्तीर्णांक आपस में बराबर हो जाएगा। अब ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, पासिंग मार्क्स इसके भी आ गया, पासिंग मार्क्स इसके भी आ गए। इसके 40 ज़्यादा थे, इसके 60 कम थे। दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको 60 नंबर दे दिया, इसके में 40 घटा दिया। दोनों अब क्या हो गए? पासिंग मार्क्स से इक्वल हो गए, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी? अब पासिंग मार्क्स से बराबर। अब इस 40 को इधर ले आएंगे तो ये +60 +40, उधर 50% -25%, ये 100 हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। हमें बताना है उत्तीर्णांक में उस परीक्षा का उत्तीर्णांक परसेंटेज वैल्यू बतानी। तो परसेंटेज वैल्यू यहाँ 25% की कितनी निकल के आई? 100 निकल के। हमें या तो 60 की वैल्यू निकाल लीजिए या तो 40 की निकाल लीजिए।
दोनों करके बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको बात समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी, 25 से अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक। यहाँ हमको मार्क्स नहीं बताने हैं, हमें परसेंटेज मान बताना है, तो हमें नंबर चाहिए, वही परसेंटेज मान निकल के आएगा। अगर परसेंटेज मान ना पूछ के नंबर पूछा होता तब हम परसेंटेज जो 25% आया है यहाँ 100 में यहाँ 100 लिख देते, 160 क्या हो जाता, उसका पासिंग मार्क्स हो जाता है। लेकिन हमसे परसेंटेज मान पूछा है, तो 1% अगर 4 के बराबर है तो 60 कितने के बराबर होंगे, 15 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो ये 60 बराबर क्या हो जाएगा, 15%, ठीक। तो ये 25% प्लस 60 की जगह क्या लिख सकते हैं, 15%, तो ये कितना आ जाएगा, 40% क्या था, पासिंग मार्क्स था। या फिर इसी की जगह पे कर दीजिए कि 4 की वैल्यू 1% के बराबर है, तो 40 की कितने के बराबर होगी, 10% के। तो यहाँ पे 50% में से अब 40 की जगह क्या रखेंगे, 10%, तो भी देखिए कितना आ गया, 40%। दोनों तरफ से आंसर आप निकाल सकते हैं। 40% क्या हुआ, आंसर आया। यानी कि उस परीक्षा में उत्तीर्णांक का परसेंटेज क्या था, 40 था। दोनों आप LHS और RHS से दोनों तरफ से आंसर्स निकाल सकते हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो, आप सब में ऐसे ही आंसर निकालिएगा। अभी अगला सवाल जब कराएंगे आपको और मज़ेदार लगेगा, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बिल्कुल भूलना ना, बिल्कुल आपके दिमाग में उतरे ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, देखिए सवाल को, सेम उसी के तरह है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नंबर्स का डिफरेंस है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल अंक का 33% अंक प्राप्त किया और 72 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी ने 49% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 26 अंक अधिक लाया, तो उत्तीर्णांक परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एक विद्यार्थी ने 33% अंक प्राप्त किए लेकिन वो 72 अंकों से फेल हो गया, तो उसे इस 33% में जब 72 अंक और मिल जाते तो वो पासिंग मार्क्स ले आता। साथ ही साथ एक विद्यार्थी ने 49% अंक प्राप्त किए और 56 अंक अधिक लाया, तो अगर वो 56 अंक कम लाता तो वो भी पासिंग मार्क्स के बराबर ही होते। समझ में आ गया? परसेंटेज वैल्यू ही पूछी है तो इसको इधर ले आए, तो +72 + 56 बराबर 49% - 33%। 128 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 16%। 1% का मान 1% से आ जाएगा ना, कि 4% का वैल्यू निकाल दें। 4% की वैल्यू निकाल दो, 4 से इसको भाग कर दो, 4 × 12, 4 × 8। 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 32। ठीक, अब यहाँ 72 है, नहीं हम परसेंटेज पे ध्यान दे रहे थे, अंकों पे ध्यान दीजिए। एक % की वैल्यू ही निकालिए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 × 8 = 48, 8 × 8 = 4, 12, 128। तो 1% का मान कितना आ गया? 8। 72 का कितना आ जाएगा? 9 से गुणा कर देंगे। 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9%। तो यहाँ पे 33% में हम कितना जोड़ देंगे? 72 की जगह 9%, कितना आ जाएगा? 42%। यही क्या है? आंसर है। बार बार दोनों तरफ करके नहीं बताएंगे, इसको आप किससे गुणा कर दें? 7 से गुणा कर दें तो 7%। 49 में 7% घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। यही क्या है? इस सवाल का आंसर है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे। ये था आज की क्लास का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। बहुत ही मेहनत और अपनी एफर्ट पूरा मैं 100% दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। कोई भी लापरवाही मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करिए। आप भी निरंतर पढ़ाई करते रहिए। जितना मेहनत आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, आप अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी क्षमता के अनुसार उतनी मेहनत करिए। जब भी आप बोर हो जाएं, मैंने कई बार कहा है,
आप बोर हो जाएं या थक जाएं या आपको ऐसा फील हो एकदम कि अब मन नहीं कर रहा, बिल्कुल ऊब गए पड़ गए, उस वक्त आप आधा घंटा 1 घंटा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता हो, आप वो वाली वीडियोस देखिए, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर से आप पढ़ने के लिए बैठिए। यही क्या है, यही तरीका होता है पढ़ाई करते रहने का। इससे आप बोर भी नहीं होंगे, आपका मन भी लगा रहेगा, आपको सुकून भी प्राप्त होगा, हर एक चीज़। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। परसेंटेज के इसी के आगे से हम शुरू करेंगे। आप तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।